नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। हो क्या रहा है, हालात क्या है? अमेरिका ने क्या वाकई में समझ लिया है कि ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई? अभय दुबे जी के संग शानदार बातचीत की है मैंने, आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। चलते हैं सीधा अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक सामान्य सा सिद्धांत है कि मैं आपके घर जाऊं, आप मुझे बढ़िया खाना खिलाएं, मिठाई खिलाएं। खिलाई भी आपने, मैं आपके घर भी गया हूं। और जब मैं सोसाइटी में आपके निकल रहा हूँ, अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, तब तक आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी आके मुझे 4 डंडे मारे। तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी भाई, मेरे मेहमान हैं, आपने कैसे इन पे हाथ लगा दिया? जिम्मेदारी आपकी, मैं तो अनजान हूँ, मेहमान हूँ आपका। आप विरोध करेंगे, करेंगे, करना भी चाहिए। किसी भी सामान आदमी को, घर में आया हुआ अतिथि है, उसका कोई अपमानित करे तो विरोध करना चाहिए। भारत ने नौसेना के बड़े बड़े बेड़ों को बुलाया, राष्ट्रपति ने बहुत तारीफ करी कि देखो ईरान का बेड़ा आया है। गोदी मीडिया ने कहा कि पूरी दुनिया में विश्व गुरु का पताका लहरा रही है, लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ और दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन। और जहाज जा रहा था श्रीलंका के पास, अमेरिका ने मार गिराया, 82 या 83 नौसैनिक मारे गए। पूरे दुनिया में ये रिएक्शन हुआ कि प्रधानमंत्री को हो क्या गया है, भारत सरकार को क्या हो गया है। एक ट्वीट करके विरोध नहीं दर्ज कर पा रहे, एक्स पे लिख नहीं पा रहे। इतना कमजोर नेतृत्व तो कभी भारत का नहीं रहा। कभी किसी की हैसियत नहीं रही कि भारत के मेहमान के संग वो अपनी घर नहीं पहुंच पाए, ये कर दे। और बहुत बहुत खराब एक सरकारी मीडिया चैनल या प्राइवेट मीडिया चैनल पे एक एंकर प्रधानमंत्री के लिए और जिन शब्दों का प्रयोग कर रही थी वो मैं दोहरा नहीं सकता, बहुत अश्लील और आपत्तिजनक भाषा प्रधानमंत्री के लिए बोल रही थी वो एंकर कि क्या हाल हो गया भारत का। और कई देशों के लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिन देशों को हम अपना मददगार दोस्त कहते हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत की हैसियत खत्म हो गई। जब इतनी फजीयत हो गई, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया, तो लगा सरकार को कि अब भारत के सिर्फ शियाओं का गुस्सा नहीं है, भारत का आम आदमी भी कहने लगा है कि क्या ये बहुत खराब भाषा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कहा जाता है ना कि हिजड़ों की फौज इकट्ठी हो गई है। हम लोगों को हिजड़े सम्मानित हैं, मैं उनके लिए कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कह रहा, उनकी भी एक समाज में इज्जत है, लेकिन ये माना जाता है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे। तो कायरता की एक फौज इकट्ठी हो गई है, कायरो की एक फौज इकट्ठी हो गई है। तब भारत सरकार को लगा कि, मोदी सरकार को लगा ये मामला गड़बड़ हो गया। तो फिर याद आया कि भाई ईरान में जाकर हस्ताक्षर करने हैं, श्रद्धांजलि देनी है खामेनी साहब को, इस तरह की तमाम चीजें याद आने लगी है। और विदेश मंत्री ने भी कहा कि हमने इनसे बात की, उनसे बात की। सवाल यह कि इतने दिनों के बाद वो कहावत, वो किस्सा है ना कि 100 थप्पड़ और 100 जूते और 100 प्याज सब खाने के बाद भारत सरकार को योद आया, क्योंकि ईरान ने तहलका मचा दिया है। अमेरिका के एक टैंकर पे हमला हो गया है और कहा है कि आप आइए, घुसिए तो थलसेना में, हम आपको बताते हैं ये शैतानों के नाचने वाला देश नहीं है, हमने 8 साल तक जंग लड़ी है। और जो ईरान ने तबाही मचाई है उससे इजराइल और अमेरिका कांपने लगे, उनको समझ में आ गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गई। हालांकि कांग्रेस वाला जो वोट पारित होना था वो ट्रंप जीत गए, युद्ध विराम पे नहीं लग पाया, लेकिन अमेरिका के अंदर भी गुस्सा हो रहा है। भारत सरकार को याद है ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब युद्ध के संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और उसके बाद भारत सरकार को भी लगा होगा, मोदी सरकार को लगा होगा, अब ईरान की तरफ बोल दो वरना मामला गड़बड़ हो रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में कोई नई बात कहूंगा जो आपको पता नहीं है या 4 PM के दर्शकों को नहीं पता है, लेकिन उन बातों को एक सिलसिलेवार कहना अपने तरीके से वो मेरी ड्यूटी बनती है और आपने पूछा भी है। देखिए, जब अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की गई, 30 बंकर बस्टर बम इजराइल ने गिराए उनके घर के ऊपर, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। उसके बाद में वो राष्ट्राध्यक्ष थे, वो कोई ईरान के साधारण राजनयिक नहीं थे, साधारण राजनेता ईरान के नहीं थे। वो ईरान के धार्मिक नेता भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। तो जो शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था, वो उन्हीं के समकक्ष व्यक्ति द्वारा भारत की तरफ से शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था। अब मान लीजिए दूतावास में एक तस्वीर लगी हुई है उनकी, उस तस्वीर के पास जाके कोई दस्तखत कराता है, वो नहीं मतलब बात है। बात यह है कि वो राष्ट्राध्यक्ष थे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था। तब वो प्रोटोकॉल पूरा होता है, तब ये माना जाता है कि ये राष्ट्र जो है
अयतुल्लाह खमेनी के लिए शोक व्यक्त कर रहा है। ये तो बिल्कुल बेकार की बात। इन्होंने जो किया है इससे इनका चेहरा और इनका जो अमेरिका परस्ती और ईरान विरोध है, वो एक तरह से वो भी और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गया है। इसलिए मैं इसको कोई भाव नहीं देता और मैं इसका कोई महत्व नहीं मानता। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। जो ईरान का जो पोत था, वो वापस जा रहा था भारत से। ईरानी नाविकों ने भारत में परेड भी की थी और वो जब बाहर वापस जा रहा था तो उसको हिंद महासागर के अंदर अमेरिका ने टारपीडो मार के गिरा दिया, टारपीडो मार के उसको डुबो दिया। क्या हिंद महासागर युद्ध के दायरे में आता है? हिंद महासागर खाड़ी का इलाका नहीं है। वो पर्शियन गल्फ का, फारस की खाड़ी का इलाका नहीं है। जो युद्ध हो रहा है, जो नौसैनिक युद्ध हो रहा है और जो भी युद्ध हो रहा है, वो फारस की खाड़ी में हो रहा है। जो वॉर का थिएटर है वो फारस की खाड़ी है। हिंद महासागर उसमें नहीं आता है। हिंद महासागर में अमेरिका को या इजराइल को या किसी को भी कोई भी हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। और जबकि भारत अमेरिका का मित्र देश है, मित्र देश क्या, अमेरिका के एक तरह से दुनिया के गठजोड़ में भारत अपने आप शामिल हो गया है। और ईरान जो है वो ब्रिक्स का सदस्य है। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। आप सोचिए इस बात को। भारतीय वायुसेना ने भारतीय नौसेना ने उस युद्धपोत की अगवानी की थी यहां पर भारत में, और वहां पर उस युद्धपोत को उसने अमेरिका ने टारपीडो मार दिया, उसमें टारपीडो से निशाना बनाया और वो डूब गया। इसका भारत को कड़ा विरोध करना चाहिए था, लेकिन भारत ने इसका अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। और ये निहायत ही शर्मनाक बात है। जब ये हुआ उसके बाद में कुछ फिर आवाजें उठी। सुना जाता है, मैंने तो बयान नहीं सुना है, नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसी ही कुछ बातें की हैं काम चलाऊ टाइप की, कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, युद्ध से कुछ नहीं होगा, शांति और वार्ता और इससे होगा, इस प्रकार की उन्होंने बातें की हैं। सवाल इस बात का है, हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी पुतिन से मिले थे तो पुतिन से उन्होंने बातचीत में कहा था, दिस इज नॉट द एज ऑफ वार। ये युद्धों का युग नहीं है। तो ये चीज वो ट्रंप से क्यों नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द एज ऑफ वॉर? ये चीज वो नेतन्याहू से क्यों नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द एज ऑफ वॉर? ये केवल पुतिन से ही कहने के लिए है बात, केवल इन लोगों से कहने के लिए नहीं है बात। ये अभी तक नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात नहीं निकली है। नरेंद्र मोदी बिना अमेरिका को निशाना बनाए, बिना ये नेतन्याहू को निशाना बनाए भी ये बात कह सकते थे कि इस वक्त जो फारस की खाड़ी में युद्ध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये युद्धों का नहीं, शांति का युग है और इसमें शांति और डिप्लोमेसी के जरिए काम चला, राजनयिक के जरिए, कूटनीति के जरिए काम सारी समस्याओं को हल करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। वो मुझे तो लगता है कि काफी डरते हैं ये ट्रंप से। वो ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहते इससे ट्रंप उनसे जरा भी नाखुश हो। और ट्रंप इस बात को साफ कर भी चुके हैं। वो ट्रंप कह चुके हैं, मुझे खुश रखना बहुत जरूरी है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ये तमाम बातें जो हैं नरेंद्र मोदी की, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच ही उनकी स्थिति को काफी कमजोर कर देती हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सभी लोग ये कहेंगे। कल मैंने आपके मंच पे ये बात कही भी थी कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे वोटर से बात करें जो पिछले कई चुनावों से भाजपा को वोट दे रहा हो और ये भी कह रहा हो आगे भी वोट देते रहेंगे, मोदी जी का प्रशंसक भी हो, उससे युद्ध के बारे में सोचें, तो वो हमेशा कहेगा और कहता है। मैंने कई लोगों से बात की है, वो सब कहते हैं दिस इज अनजस्ट वार, ये अन्यायपूर्ण युद्ध है। और इस अन्यायपूर्ण, जब युद्ध अन्यायपूर्ण है तो फिर
उनके नेता को, जो ये बात कह रहे हैं, उनके नेता को चाहिए कि वो कहे कि युद्ध अन्यायपूर्ण है, ये ठीक नहीं हो रहा है दुनिया के पैमाने पर। देखिए, इससे सबको बहुत नुकसान है, भारत के लिए भी एक तरह की इमरजेंसी हो जाती है। अब इस वक्त जो होर्मुज जलडमरू मध्य से अगर कोई भी तेल वाहक पोत गुजरता है तो ईरानी नौसेना उसके ऊपर आक्रमण कर देती है, उसमें आग लगा देती है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां से जो कोई गुजरेगा हम उस पर आक्रमण कर देंगे। दुनिया की 20% तेल सप्लाई उसी जलडमरू मध्य से होके गुजरती है। जब 20% तेल सप्लाई दुनिया की रुक जाएगी, आप सोचिए दुनिया में तेल की कीमतों का क्या हश्र होगा। तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, हर जगह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पैदा होगी, चीजें महंगी होंगी, और लोगों को दिक्कत, गरीब आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। अमीर आदमियों को तो कभी दिक्कत होती भी नहीं है, उनकी तो आमदनी महंगाई से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सब लोगों को बहुत दिक्कत होगी। और भारत जैसे देश में जहां पर लोगों की आमदनियां पहले से कम है, रोजगार छिन रहे हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं है, वहां तो अगर ये युद्ध इसी तरीके से, मैं तो 20 मार्च एक तरह से अपने लिए एक डेडलाइन रखता हूं, 20 मार्च तक अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो आप निश्चित समझिए भारतीय अर्थव्यवस्था का कबाड़ा उड़ जाएगा। इतनी ज्यादा यहाँ पर मंदी आ जाएगी, इतनी ज्यादा यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इन बातों का कोई ख्याल रख रहे हैं। खुद हरदीप पुरी ने ये कहा है कि हमारे पास 8 दिन तक का तेल है, और उन्होंने ये बात हरदीप पुरी ने 2 दिन पहले कही थी, 2 दिन और चले गए, 6 दिन बचे केवल। ठीक बात है। अब भारत के पास दरअसल तेल भंडार में केवल 6 दिन का तेल है भारत के पास। 6 दिन बाद क्या स्थिति बनेगी? जाहिर है कि तेल की राशनिंग होगी। फिर ऐसा होगा कि आपकी कार में अगर 30 लीटर तेल आता है तो पेट्रोल पंप में बड़ों का हिसाब, हम 10 लीटर ज्यादा नहीं दे सकते तेल आपको, और कीमत भी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। अभी मेरे मित्र आए, उन्होंने बताया कि कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग पेट्रोल पंपों पे लाइन लगाने लगे हैं क्योंकि किसी ने ये अफवाह फैला दी है कि तेल खत्म हो रहा है, तो लोग डर रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा के रख रहे हैं। मतलब भारत में भी अभी कंफ्यूजन आम आदमी को लगने लगा है कि या तो बहुत महंगा हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, डर पैदा हो गया है। लेकिन ये युद्ध अगर चलता है, तमाम चीजों का डर पैदा हो जाएगा। देखिए, धीरे इस तरह की अपीलें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है, और बहुत बुद्धिमान समझदार देशक टाइप के लोग अपील कह रहे हैं कि इस वक्त पैसा बचा के रखिए, घर में अपनी नकदी को कोशिश कीजिए कि वो आपके घर में रहे। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक, एक ऐसा वक्त भी जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें ऐसा वक्त भी आता है कि आप बैंक जाते हैं तो बैंक कहते हैं कि हम इससे ज्यादा आपको कैश नहीं दे सकते। तेल बचाइए, अपनी नकदी बचाइए, किफायत से खर्च कीजिए, इस तरह की राय लोगों को दी जाने लगी है। बड़ा खतरनाक है ये कि ऐसी स्टेज में पता नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको लगता है कि ईरान दिन पर दिन अपने इरादे और बुलंद कर रहा है, वो मरो या मारो वाला हिसाब में, कि बिल्कुल सिर पे कफन बांध दिया कि निपटा ही देंगे इस बार हम, और ये युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है। जिस तरह से ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को खत्म किया अमेरिका ने, जिस तरीके से अमेरिका लगातार, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जो भी नई लीडरशिप आएगी हम उसको खत्म कर देंगे, हमें ईरान की सारा नेतृत्व खत्म करना है, खुल के कह रहे हैं वो तो। ऐसी बात तो नहीं है कि ये छिपी हुई कोई रणनीति हो, ऐसी बात तो नहीं है कोई भटकी हुई मिसाइल वहां बिल्डिंग में गिर पड़ी हो, इससे वो नेतृत्व खत्म हो गया। वो तो एक सोची समझी नीति के तहत उसको किया गया है, और ये कहा गया कि आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। पूरे ईरान के ऊपर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, नागरिक भी मारे जा रहे हैं, कोई इस बात की भी फिक्र नहीं की जा रही है। तो ईरान ने तो तय कर लिया है कि हम अगर बिखर जाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारे बचने का एक ही तरीका है कि हम पलटकर आक्रमण करते रहें, पलटवार करें, और लगातार पलटवार करें, और वो लगातार पलटवार कर रहा है। उनकी पलटवारों की हमारे पास खबरें नहीं आ रही हैं संजय जी। खबरें ये हैं कि अमेरिका वगैरह का भी बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के 27 फौजी अड्डे हैं, उन 27 फौजी अड्डों को ईरान की मिसाइलों ने तकरीबन ऐसा बना दिया है कि वो बिल्कुल बंद, उनका ऑपरेशन बंद हो गया है या वो अनयूजेबल हो गए हैं, यानी उनका इस्तेमाल नहीं किया सकता। इसी तरीके से बंदरगाहों पर और गोदियों पर जो अमेरिका का बंदोबस्त था, उस बंदोबस्त को भी ईरान ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है।
हालत यह है कि चाबहार बंदरगाह जो कि भारत चला रहा है ईरान में, उस ऐसी इस तरह की जो कई जगह भारत जो चला रहा है, मतलब उनका इस्तेमाल खाड़ी में अमेरिका करने की स्थिति में आ गया है। वो भारत से निवेदन करेगा कि भाई हमें आप उसका इस्तेमाल करने दीजिए। भारत क्या करेगा? इस्तेमाल करने देगा युद्ध में अपने? बिल्कुल करने देगा। भारत की जो स्थिति है उसमें तो अमेरिका के किसी भी अनुरोध को भारत ठुकरा नहीं सकता। क्या ये एप्स्टीन फाइल के भूत है कि बिल्कुल सरेंडर कर दिया? कई पहलू हैं इसके अंदर। इसमें एप्स्टीन फाइल भी निश्चित रूप से उसका एक पहलू है। देखिए, जब बिना कोई समझ में आने वाला कारण बताए बिना और इतने ज्यादा प्रतिष्ठा और साख के संकट का सामना का खतरा उठाते हुए अगर कोई सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है, इसका मतलब है कि वो सरकार कहीं ना कहीं से दबी हुई है, किसी दबाव में वो निर्णय ले रही है। इसी चीज को कहा जाता है कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर और कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट। इसका मतलब यही होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये हिंद महासागर में जिस ईरानी पोत को अमेरिका ने टारपीडो मार के डुबाया है, इसके बाद भारत का जो ठंडी एक रिस्पॉन्स किया है, ठंडी प्रतिक्रिया दी है भारत ने, उससे तो और भी ज्यादा ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंप्रोमाइज गवर्नमेंट लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और उन्होंने विस्तार से बताया कि ईरान की प्लानिंग क्या है, ईरान चाहता क्या है, और अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी जितने देश हैं उनकी हालत क्यों खराब है। मुझको यकीन है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अमेरिका की गुंडागर्दी को अब दुनिया को एकजुट होकर उसका सबक सिखाना चाहिए, और सिखाना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी अब बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।